नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल का हमारा ये क्वेश्चन है और आप लोग देख पा रहे हैं कि मैच द कॉलम का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 5 मार्क आपका जो है मैच द कॉलम के क्वेश्चंस इसके आते हैं। ठीक है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये बहुत स्कोरिंग आपका, ये मान के चलिए कि बहुत स्कोरिंग आपका ये लेवल है, बहुत स्कोरिंग कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है ना, तो पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोनों तरीके से, कैसे ट्रिक लगाना है, ठीक है ना, और उसके साथ कैसे समझना है, कैसे पूरी अंडरस्टैंडिंग डिटेल उसका पूरा लेकर चलना है। हर तरीके से मैं आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, इसका क्या पैटर्न है, किस तरीके से इसको करना है। काफी सारे बच्चों को इसको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2 कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, हर एक कॉलम के अंदर A, B और C यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से कॉलम 2 के अंदर भी, कॉलम सेकंड के अंदर भी 3 सेंटेंस आपके लिखे हैं, D, E और F। ठीक, उसके बाद आपके पास लास्ट में ऑप्शन है। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 ये ऑप्शन है। और एक बार ऑप्शन भी आप पढ़ो। देखो ऑप्शन क्या लिखा है, C और E, C-E, वैसे ही A-E और B-F और बोथ 2 और 3। अब बोथ 2 और 3 का क्या मतलब है? बोथ 2 और 3 का मतलब है कि बोथ इसका भी पेयर होगा, AE का पेयर होगा और BF का, दोनों का अगर पेयर होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन 4 हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, और नन का मतलब कोई भी नहीं। अब क्या कोई भी नहीं, इसमें हमको देखना है, ठीक है, करना क्या है वो मैं बता देता हूं। इसमें हमको देखना है कि कौन सा वाला जो सेंटेंस है उसका पेयर यहां पर कॉलम बी में कौन से वाले सेंटेंस से बन रहा है। ठीक है, मैच द कॉलम आप लोगों ने किया है, आपके स्कूल के टाइम पर आप लोगों ने किया है। ठीक है, किस तरीके से मैच द कॉलम करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो स्कूल में जो मैच करते थे वो और ये थोड़ा सा उसमें फर्क है। ठीक है, उसमें क्या फर्क है कि स्कूल वाले में कंपलसरी इन तीनों का इन तीनों से पेयर होना है ना, कहीं मतलब एक दूसरे से वो कंपलसरी हमको पता है कि वो रिलेटेड है। ठीक है, मतलब A का B नहीं तो A का इन तीनों में से कोई होगा, वैसे ही B का भी तीनों में से कोई होगा, और वैसे ही C का भी तीनों में से कोई होगा। तो यहां ऐसा नहीं है, यहां ये कंपलसरी नहीं है कि सभी के पेयर बने। ठीक है, यहां हो सकता है कि केवल आपका A और किसी का पेयर बन रहा है, या हो सकता है केवल 2 ही, या 1 या 2 इस तरीके से, या तो सारे भी हो सकते हैं या एक पेयर भी हो सकता है। तो वो जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसकी मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। देखो दोस्तों, इसकी ट्रिक छुपी हुई है इसके एंडिंग में। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चंस करने की ट्रिक छुपी होती है फर्स्ट कॉलम के एंडिंग में। ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट कॉलम के एंडिंग में और दूसरे वाले कॉलम के सेकंड कॉलम के स्टार्टिंग में। तो ये 2 बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखना कि भाई हमारा ये जो कॉलम है इसकी एंडिंग क्या हो रही है, किस शब्द से, किस पार्ट ऑफ स्पीच से एंडिंग हो रही है, और इसी तरीके से किस वर्ड से और किस पार्ट ऑफ स्पीच से आपकी यहां पर स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि अगर आपका ये एंड हो रहा है यहां पर और इधर कहीं मैच होगा तो उसकी शुरुआत जो है यहीं से होगी। ठीक है ना, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमको बनाना है। ठीक है ना, कोई वर्ड और उसका मीनिंग हमको नहीं निकालना है। क्या करना है, एक पूरा सेंटेंस किससे हमारा कंप्लीट हो रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, उम्मीद है अभी तक जितना मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो को रिपीट करना आप लास्ट में फिर से देखना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
देखो ए वाला पहले समझ लेते हैं। पहले एक बार जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, वो दोस्तों थोड़ा सा एलोबरेटिव है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मानकर चलिए कि आपका फ्यूचर में इस तरह के जो क्वेश्चंस कोई भी आए तो उसके लिए बिल्कुल जीरो डाउट रखता है। ऐसा इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मतलब कोई डाउट रहेगी ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज यूएन्स ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट इट्स डिसीजन इज, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा है। ये थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि ये यूएन्स की ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि उसकी कंपल्शन है, मतलब उसकी बाध्यता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। ये अमेरिका यूएन यूनाइटेड नेशंस की ये बाध्यता है, या बोल सकते हो ये उसकी ड्यूटी है, टू इंश्योर दैट इट्स डिसीजन इज, कि वो इस बात को इंश्योर करे, इस बात को वो पक्का करे, ठीक है। क्या करे, इस बात को बिल्कुल वो पुख्ता करे, जिसको बोलते ना पुख्ता, इस बात को वो पुख्ता करे या पक्का करे कि उसका जो डिसीजन है, और आगे डैश डैश डैश, ठीक है, इसको डैश 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 मान लो आप, है ना। आगे चलते हैं, ये एक अलग सेंटेंस हो गया, क्लियर है। अगला समझते हैं। देखो, इंडिया मस्ट गिव वेटेज टू हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहां क्या बोला जा रहा है कि इंडिया को क्या करना ही चाहिए। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, एकदम बिल्कुल जबरदस्त करना ही चाहिए, बिल्कुल एकदम मजबूती से जब हम बोलते हैं तो इंडिया को जो है क्या करना चाहिए, बिल्कुल गिव वेटेज टू हाउ, वेटेज देना चाहिए, मतलब जोर देना चाहिए, वजन देना चाहिए, प्रभाव डालना चाहिए, टू हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल, की कैसे सभी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डैश, ठीक है। तो इस बात पर इंडिया को क्या देना चाहिए, बिल्कुल दबाव डालना चाहिए, वेटेज प्रभाव डालना चाहिए, इस तरह से यहां पर बोला जा रहा है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखो, द डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, उसके आगे डैश डैश डैश, कि ये जो डायनामिक्स है, ये जो पूरा जो उसका खाका है, पूरा उसका जो स्वरूप है, आप बोल सकते हो, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पूरा जो स्वरूप है, पूरी जो अप्रोच है ना। डायनामिक्स का मतलब होता है अप्रोच, या फिर आप बोल सकते हो पहुंच, ठीक है। उसकी जो क्या है, बहुत वाइड पहुंच, बहुत दूर तक उसकी जो पहुंच है, उसकी यहां पर बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना हमने समझा, इसको समझते हैं। इट एवर ट्रूली एग्जिस्टेड, ये कभी एग्जिस्ट हुआ होगा, इस तरीके की कोई मीनिंग है। ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड इन मेनी सेंसेस, की ये भी है फायदे के लिए पूरे विश्व के अलग अलग तरीकों से, है ना। इसको देखो, इश्यूज हैव एन इंपैक्ट ऑन इट्स सोवेरेनिटी, कि ये जो मुद्दे हैं इनका कोई असर है। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, असर होना, प्रभाव होना, ठीक है, इनका कोई असर है ऑन इट्स सोवेरेनिटी, अपनी सोवेरेनिटी पर, अपनी आजादी पर एक तरह से, ठीक है। तो ये तो हमने समझने की कोशिश करी। चलिए, तो मेन हम वापस से शुरू करते हैं, ए वाला हम देखते हैं और जमाने की कोशिश करते हैं ए का किससे पेयर होने वाला है। देखो क्या बोला जा रहा है, इट इज यूएन्स ऑब्लिगेशन, ये यूएन की, आप लोगों में से बहुत सारों ने तो बता दिया होगा आंसर, ठीक है, मैं बता देता हूं डिटेल में। तो ये यूएन की बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है कि वो इस बात को पक्का करे, निश्चित करे, दैट इट्स, ध्यान देना, दैट इट्स डिसीजन इज। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, देखो इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इट इज यूएन ऑब्लिगेशन, ये यूएन की ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। चलिए, टू इंश्योर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, करें कि, दैट, अब दैट आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इट्स डिसीजन, ये आपका प्रोनाउन, और ये डिसीजन जो है ये यहां पर आपका नाउन। और ये क्योंकि दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, एक नया वाक्य शुरू हो रहा है यहां से, है ना। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आया तो मान के चलो एक नया वाक्य है, इसका मतलब ये डिसीजन जो है ये आपका यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक। अब देखो, सब्जेक्ट है और उसके बाद ये वर्ब है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है। भाई सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज्यादातर ऑब्जेक्ट होता है नाउन,
क्लियर हो रही है बात दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब इज के बाद क्या आने वाला है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है? नाउन आने वाला है। ठीक है, देखा कितना मजेदार तरीके से मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया। बताओ जरा यहां पर किसमें नाउन है? ये इट आपका प्रोनाउन है। ठीक है, इट क्या है? आपका प्रोनाउन है और वैसे भी जम भी नहीं रहा है। पढ़ो जरा, इट इज यूएन's ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट इट्स डिसीजन इज इट एवर ट्रूली। क्या ऐसा होगा भाई? इट एवर ट्रूली, डिसीजन इज इट एवर ट्रूली। कोई मतलब आ रहा है? नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दिया। मतलब क्या कैंसिल कर दिया? कि ए और डी का पेयर नहीं होगा, है ना? ए और डी का पेयर नहीं होगा और ए और डी का पेयर आपका ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए हट गया, आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ए को पकड़ो पहले, बी पर नहीं पहुंचना है, पहले ए को कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है इसका यही तरीका होता है भाई, पहले एक सेंटेंस को देखा फिर तीनों से कंपेयर करा, फिर दूसरे सेंटेंस को देखा फिर तीनों से कंपेयर करा, फिर तीसरे को देखा फिर तीनों से कंपेयर करा। यही उसका तरीका है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को आप भूल जाओ, पहले इससे सेटिस्फाई हो लो, है ना, इसकी पूर्ति कर दो। चलिए, तो एक तो कैंसल, आगे बढ़ते हैं। तो ये यूएन का मजबूरी है कि वो अपना जो डिसीजन वो इंश्योर करे कि इसका जो फैसला है, ध्यान देना, इट्स डिसीजन इज, कोई नाउन आने वाला है तो यहां पर देखो इज ऑल्सो, ध्यान देना, इट्स डिसीजन इज ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड इन मेनी सेंसेस। क्या ये होगा? बताओ जरा, मीनिंग के हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं कि इसका जो डिसीजन है, हाँ ये भी हो सकता है, इज, इसका डिसीजन जो है किसके लिए है? ऑल्सो फॉर द बेनिफिट, बेनिफिट के लिए है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा दोस्तों, कि नाउन आएगा। और भी कुछ कंडीशन है कि नाउन अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर आएगा, फिर नाउन आ जाएगा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाएगा। तो यहां पर वही हो रहा है कि ऑल्सो फॉर द बेनिफिट, ये आपका यहां पर नाउन है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये बिल्कुल ई वाला हो रहा है। मीनिंग भी देखो कि इसके जो क्या बोला जा रहा है कि इसके जो डिसीजन है वो किसके फायदे के लिए है? पूरे वर्ल्ड के फायदे के लिए है, पूरे विश्व के बहुत सारे तरीकों से पूरे विश्व के फायदे के लिए है उसके डिसीजन। इसका मतलब ए और ई का आपका पेयरिंग बन रहा है। ठीक है, ए और ई का पेयर आपका बन रहा है। क्या ए एफ का बनेगा? एक बार वो देखते हैं। यूएन's obligation to ensure that its decision is issues, ध्यान देना, its decision is issues have an, ये तो एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है ना, तो यहां ये एक नया सेंटेंस की तरह लग रहा है और वो एक अधूरा ही चल रहा है। इसका मतलब एफ से आपका पेयर नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा मिल गया ए और ई। बताओ जरा ए ई कहां पर है? चलिए ए ई ये रहा, है ना, तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन और भी हम देखते हैं कि और कोई पेयर इसकी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ये ए का क्लियर हो गया। अब हम बी का देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इंडिया मस्ट गिव वेटेज टू हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है उसको क्या देना चाहिए? इस बात पर जोर देना चाहिए कि किस प्रकार से, किस तरह से ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, ध्यान देना, सिक्योरिटी काउंसिल लिखा है, ध्यान देना दोस्तों, इसको कैसे करना है? इंडिया मस्ट गिव वेटेज, उसको जोर देना चाहिए। टू, देखो हाउ है, ठीक है, क्या है? हाउ है। अब हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल, देखो दोस्तों हाउ आया, उसके बाद आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है या नाउन आता है और उसके बाद फिर वर्ब आता है। ध्यान देना, उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो बताओ जरा यहां पर वर्ब कहां पर है? तो क्या होगा? हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके आगे ये इनकम्प्लीट भी लग सकता है। देखो यहां पे ये तो होगा नहीं, इट तो, ठीक है, इंडिया मस्ट वेटेज हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल, इट एवर तो होगा नहीं, डी कैंसल। एफ आपका हो सकता है कि हाउ ऑल सिक्योरिटी काउंसिल इश्यूज हैव एन इंपैक्ट ऑन इट्स सोवेरेनिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल इश्यूज, ये पूरा का पूरा आपका एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये आपका आ गया वर्ब हैव।
एन इम्पैक्ट ऑन इट्स सोवेरेनिटी, की उसकी आजादी पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब आपका बी और एफ का पेयर हो गया, ठीक है ना, बी एफ का पेयर हो गया। तो बी एफ कहां है, मतलब हमारा ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऑप्शन है क्या, सी और एफ का कुछ होगा क्या? देखो सी और ई की ऑप्शन दी है, ठीक है, सी ई की ऑप्शन दी है, लेकिन सी ई तो ऑलरेडी ए से है, तो ऐसे दो दो सेंटेंस तो होने नहीं है, याद रखो एक ही पेयर होगा, है ना। अगर देखो यहाँ ए से ई ऑलरेडी है तो सी और ई वैसे ही नहीं होगा, तो ये कैंसल। उसके अलावा नन भी नहीं, तो मतलब आंसर हमारा जो है यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मैच द कॉलम, तो मैंने पूरा डिटेल में आपको पूरा एलोबरेट करके बताया, है ना, एक एक चीज। मुझे यकीन है, पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पहले ही आंसर उनको पता चल गया होगा, क्योंकि वो इतने ब्रेव हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतनी प्रिपरेशन आप लोगों ने की होगी, मुझे विश्वास है ना। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ दोस्त जो है ऐसे भी जुड़े हैं जिनको फर्स्ट टाइम कभी देख रहे हैं मान लो, है ना, तो उनके लिए पूरा डिटेल एलोब्रेशन किया। और मेरी यही कोशिश होती है कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस आया तो उसको पूरा एक एक उसका डिसेक्शन हम करें, क्योंकि ताकि जब एरर करेक्शन का टाइम आए, ताकि जब जो मेन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उस टाइम पे हमारी जो समझ है सेंटेंस को समझने की, या मान लो अनसीन पैसेज आप कर रहे हो, पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो या पोएम सॉल्व कर रहे हो, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती जाए। तो एक ब्रॉड माइंडसेट लेके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल जाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आंसर आपके सामने है दोस्तों, दोनों सेकंड और थर्ड, मतलब आपका ए ई भी होगा और बी एफ दोनों होगा। फोर्थ वाली ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है बढ़िया आपको लगा होगा, जिस तरीके से हमने पूरा डिटेल एलोब्रेशन किया, ठीक उसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेम हमारा मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 40 है ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका पैटर्न जो है पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें मैंने एक बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं, जिन बच्चों ने जो है पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा उनके लिए, कि दोस्तों हमको एबीसी को जो है मैच करना है डीईएफ से, और मैच इस तरीके से होना चाहिए कि अगर ए से कोई एक मैच हो गया, सपोज ए से ई आ गया, तो फिर वो बी ई नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है, और सी ई भी नहीं होने वाला है। मतलब एक सेंटेंस आपका किसी एक सेंटेंस से ही, कॉलम 1 के किसी एक सेंटेंस से ही हो सकता है, ठीक है। और ये एक तरह के आपके कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब आप इसको ऐसे देखो कि एक पार्ट यहां से यहां तक एक सेंटेंस, ठीक है, और उसी को आगे हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये उसी के आगे मीनिंग आपका सही आए, इस तरीके से आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। ट्रिक इसके अंदर क्या है, तो ट्रिक के बारे में बता देता हूं कि एंडिंग देखा करो, ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट कॉलम के जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग आप देखो, ठीक है, और सेकंड कॉलम जो है उसकी स्टार्टिंग आप देखो, ठीक है। वहां आप मैच करो कि जरा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है, ठीक है ना, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या नाउन है या फिर प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, इस तरह से कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच वहां पर आएगा। थोड़ा सा सेंस मीनिंग हिसाब से देख लो तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ेंगे पहले। देखो क्या लिखा है, द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ्स स्टेटमेंट शोज, इस तरीके से पहले सारा पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं दोस्तों कि चौक से लिखा हुआ है तो आप लोग, अगर बहुत सारे बच्चों को राइटिंग समझने में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पहले पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट शोज, कि ये जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है जरीफ, उनका जो स्टेटमेंट है, तो इसलिए लगाया है जरीफ स्टेटमेंट शोज, कि वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है। आगे देखते हैं, द कंट्रीज डिड नॉट गेट
some reliefs after banning। ये एक आपका नया सेंटेंस है कि ये जो देश है, कई सारे देश हैं, did get the countries did get some relief, कि उनको कुछ फायदा तो हुआ है ना, आफ्टर बैनिंग, की बैन होने के बाद। इस तरह से है। आगे देखते हैं, द ऑपरेशन, देखो इसको कैसे पढ़ना है, द ऑपरेशन एक मिनट, है ना, तो ये हो गया ऑपरेशनलाइजेशन। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ना है कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द एंटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन। क्या बोला जा रहा है कि इसका जो ऑपरेशनलाइजेशन, मतलब इसका जो स्टार्ट, आप बोल सकते हो ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है स्टार्ट या स्टार्टिंग। किसका स्टार्टिंग? उस पर्टिकुलर एंटिटी का, उस ब्रांच का या उस पर्टिकुलर यूनिट का, इज डिपेंडेंट अपॉन, वो निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंस के मीनिंग हमने समझे। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां क्या लिखा है, ऑन ईरान अबाइडिंग बाय रूल्स फ्रेम्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, कि ईरान में अबाइडिंग बाय रूल्स, अबाइडिंग बाय का मतलब होता है फॉलोड बाय। ठीक है, क्या मतलब होता है? फॉलोड बाय। ठीक है, तो अबाइडिंग बाय रूल्स फ्रेम्ड बाय, जो कि फ्रेम किए गए, डिजाइन किए गए इंटरनेशनल कानून ने। ठीक है, एक बस हम ऐसा पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं क्योंकि अधूरा मीनिंग होगा इसका, है ना, कंप्लीट मीनिंग तो होगा नहीं। देखो, डिस्पाइट आफ्टर द यूएस ग्रांटेड अ टेम्पररी वेवर टू देम, कि बावजूद इसके कि अमेरिका ने, यूएस ने उनको ग्रांट किया, उनको प्रदान किया टेम्पररी वेवर। वेवर का मतलब होता है रिलीफ, है ना, उनको किसी चीज के लिए छूट या फिर रिलीफ प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, अ स्ट्रॉन्ग मूव टू हिज स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, कि एक स्ट्रॉन्ग मूव है उसकी बहुत मजबूत सोच के लिए, है ना, इस तरह से यहां पर मीनिंग आ रहा है। तो चलिए ये तीनों हमने पढ़े दोनों कॉलम के, अब इसको पेयर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट शोज। ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है जरीफ, उनका स्टेटमेंट दर्शाता है कि इस तरीके से होगा। देखो एंडिंग देखो कैसे हो रहा है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ, मतलब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट, आपका जो है यहां जाके हमारा सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा उसको एडजेक्टिव है, उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए ध्यान देना। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर जरीफ का स्टेटमेंट, मतलब पूरा ये सब्जेक्ट जो है ये है, और ये ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट जो है वो एक वचन है, ध्यान देना। और इसलिए यहां पर वर्ब जो आया वो भी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। अब क्या होगा बताओ जरा। एक देखो सब्जेक्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये तो सभी को पता है। तो भाई सब्जेक्ट आया, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आया, अब उसके बाद वर्ब आएगा। तो क्या चांसेस है, जरा इमेजिन करो, दिमाग लगाओ। या तो हो सकता है शोज दैट, बताता है कि, या हो सकता है कुछ नाउन, क्या हो सकता है यहाँ पर कोई नाउन, या यहाँ पर हो सकता है कोई प्रीपोजिशन और उसके साथ नाउन, इस तरीके से। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो शोज ऑन ईरान अबाइडिंग बाय, क्या फर्स्ट वाला डी वाला होगा? द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट शोज ऑन ईरान। ध्यान देना, क्या ऐसा होगा कि इनका जो स्टेटमेंट है वो शोज करता है ईरान के ऊपर, वो शोज करता है ईरान के ऊपर फॉलोड रूल्स फ्रेम बाय, कोई मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑन ईरान है ना, हालांकि प्रीपोजिशन और ईरान है, नाउन है, बट मीनिंग आ रहा है क्या, बताओ जरा। शोज ऑन ईरान नहीं आ रहा है, फिर क्या आएगा? शोज, क्या शोज, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, शोज डिस्पाइट आफ्टर द यूएस ग्रांटेड, क्या डिस्पाइट शब्द आएगा? द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट शोज डिस्पाइट, शोज क्या डिस्पाइट, है ना, यहां पर कोई ना कोई आपका नाउन आना था,
है ना, तो कोई नाउन की जरूरत है। अब यहां पर आप देखो क्या लिखा है कि लास्ट वाला देखो एफ वाला, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट शोज, क्या शो करता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव, ये बिल्कुल आपका सही है, शोज अ स्ट्रॉन्ग मूव, एक बहुत एक कठोर जो है एक मूव, एक स्टेप शो करता है टू हिज स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, बिल्कुल आपका सही हो रहा है भाई। सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट की जगह बन रही है, सीधा सीधा नाउन आना चाहिए। और यहां पर आप देखो एफ वाले में अ स्ट्रॉन्ग मूव, ये आपका नाउन है, इसका मतलब हमारा ए और एफ का पेयर बन गया, ठीक है ना दोस्तों। ए और एफ का पेयर देखो किस तरीके से हमारा बना है ना। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जरीफ स्टेटमेंट शोज अ स्ट्रॉन्ग मूव टू हिज स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो हमारा आंसर मिल ही गया, कौन सा, ए एफ, है ना। अब और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं, बी डी होगा या बी ई होगा। तो बी डी कहां है, देखो बी क्या लिखा है, द कंट्रीज डिड नॉट, अच्छा द कंट्रीज डिड गेट होगा या डिड नॉट गेट होगा, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज, हाँ डिड गेट ही होगा, ठीक है। तो देखो द कंट्रीज डिड गेट सम रिलीफ्स आफ्टर बैनिंग, अब क्या बोला है इसके बाद, बी के बाद डी होगा क्या, आफ्टर बैनिंग ऑन ईरान अबाइडिंग, आफ्टर बैनिंग ऑन ईरान। देखो दोस्तों आफ्टर बैनिंग ऑन नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आपका एक बढ़िया सा हिंट है या ट्रिक है कि बैनिंग आईएनजी लगा तो उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। बैनिंग ऑफ हो सकता था, बैनिंग के बाद क्या हो सकता था, ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जनरली क्या होता है आईएनजी कभी भी हम लगाते हैं इस तरह से, तो उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ ऑन प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बैन ऑन आ सकता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर आपने लिखा कि बैन ऑन आ सकता है, बैन ऑन जो बोलते हैं ना, बैन, देयर इज अ बैन ऑन अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर बैन है, तो वो हो सकता है, लेकिन बैनिंग ऑन अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है। बैनिंग ऑफ किसी कंडीशन में हो सकता है। तो ये आपका यहां पर एक बहुत बढ़िया सा हिंट मिल गया कि हम इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, तो आपका ये कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो बी डी हमने कैंसिल कर दिया, ये भी ट्रिक है, ठीक है। अब बी ई होगा क्या, देखो जरा, तो देखो कंट्री डिड गेट सम रिलीफ, कुछ तो उनको फायदा मिल रहा है, आफ्टर बैनिंग, ध्यान देना, आफ्टर बैनिंग डिस्पाइट आफ्टर, अब एक तो पहले ही यहां दिया हुआ है आफ्टर बैनिंग, और उसके बाद डिस्पाइट आफ्टर द यूएस ग्रांटेड टेम्पररी वेवर टू देम, ठीक है। तो कंट्रीज जो है उनको कुछ रिलीफ्स तो मिला आफ्टर बैनिंग, बैन होने के बाद, डिस्पाइट आफ्टर, बावजूद इसके, है ना, तो डिस्पाइट आफ्टर द यूएस ग्रांटेड टेम्परेरी बैन, तो यहां पर ये कोई आपका मीनिंग नहीं हो रहा है ना, कि डिस्पाइट आफ्टर यूएस जो है इन्होंने क्या करा, इनको टेम्परेरी वेवर उनको दिया, कोई मीनिंग इसमें नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहां पर ये भी हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। बी और ई जो है ये भी हमने कैंसिल कर दिया। अब सी डी होगा क्या, कंफर्म कर लेते हैं। सी क्या लिखा है आप देखो, द ऑपरेशनलाइजेशन of the entity is dependent upon, भाई ये जो इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो ऑपरेशनलाइजेशन जो है इस यूनिट का, ठीक है ना, इस यूनिट का वो किस पर एक्सक्यूज मी, वो किस पर निर्भर करता है ना, किस पर डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है, क्या बोला जा रहा है, अपॉन ऑन। अब यार अपॉन पहले ही यहां पर प्रीपोजिशन लिखा है, क्या आप इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन लगाओगे, नहीं लगाओगे, अपॉन और ऑन का लगभग सेम मीनिंग है ना, डिपेंडेंट अपॉन ईरान, है ना, कोई मीनिंग यहां पर नहीं बन रहा है क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है, तो मतलब सी और डी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और नन भी नहीं है, इसका मतलब आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका है, ठीक है ना, आंसर पहले ही हमारा आ गया, ए और एफ का जो है कॉलम पेयरिंग हो रहा है ना। लेकिन सारे ऑप्शंस हमने देख लिया, बिल्कुल डिटेल्स स्टडी हमने की है
इन मैच द कॉलम की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, बार बार मैं जो है इस मैच द कॉलम वाले सेक्शन पे बहुत ज्यादा डिटेल एकदम जोर देके आप लोगों को समझा रहा हूं। उसका एक कारण ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं। तो मैं चाहता हूं एक भी मिस्टेक ना हो, एक भी मार्क आपका डिडक्ट ना हो किसी भी लेवल में, ना केवल मैच द कॉलम बट किसी भी लेवल में, इंग्लिश में स्पेसिफिकली किसी बिल्कुल आपका एरर ना हो, फुल मार्क्स आप लेकर आओ, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और चलिए कल की तरह, लास्ट क्लास की तरह इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग मैच द कॉलम के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से आज भी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है और इसलिए थोड़ा आपको एक कंजेशन लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ने वाला हूं और हम लोग इसको करने वाले हैं पूरा। ये तो गारंटी है मेरी कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना, 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। चलिए तो एक बार पूरे क्वेश्चन का थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो ये आपका मैच द कॉलम, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया। यहां पर ये आपके जो पिंक कलर की चौक में है ये आपके ऑप्शंस है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, ए वाला हमारा पॉइंट क्या है, इट इज टाइम फॉर न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू यूज द पोज, बस इतना है। ठीक है, क्या इसमें बोला जा रहा है, थोड़ा सा मीनिंग अगर हम समझें तो कि ये अब ये समय है, इट इज टाइम फॉर का मतलब होता है कि ये समय है किसके लिए, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के लिए, कि वो क्या यूज करे, वो पोज को यूज करे। पोज का मतलब है शांति या एक स्टॉपेज या एक ऐसा माहौल जहां पर ज्यादा कुछ हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह का जो वातावरण होता है उसको पोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पढ़ते हैं बी वाला, पहले पूरा रीडिंग करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो देखो बी क्या है, वीडियोज ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन बीइंग, ठीक है यहां तक है। सी वाला पॉइंट आप देखें, स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड रफ सीज आर लाइकली अलोंग, इतना है। ठीक है, अब इसका जो कॉलम, सेकंड कॉलम का जो है 3 पॉइंट वो हम एक बार पढ़ेंगे। देखो डी वाला, अरेस्टेड बाय पाक सोल्जर्स हैज ट्रिगर्ड एंगर इन इंडिया। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि अरेस्टेड बाय पाक सोल्जर, पाकिस्तानी सोल्जर के द्वारा अरेस्ट किया गया, हैज ट्रिगर्ड, और जिसने क्या किया, ट्रिगर कर दिया, एकदम शुरू कर दिया, एंगर है ना, एक उत्पन्न कर दिया, गुस्सा उत्पन्न कर दिया भारत में, इंडिया में। ठीक है, ई वाला पॉइंट आप देखो, द रिजोल्यूशंस, क्या लिखा है, द रिजोल्यूशंस शुड बी कंप्लीटेड। क्या बोला जा रहा है कि रिजोल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एफ वाला पॉइंट पढ़ते हैं, अफोर्डेड बाय द रिलीफ ओवर द रिलीज ऑफ देम, अफोर्ड किया गया किसके द्वारा, रिलीफ के द्वारा, किसके ऊपर, ओवर द रिलीज ऑफ देम, उनके रिलीज पर, उनको छोड़ने पर, इस तरह से यहां पर बोला गया। ठीक है, अब ये तो हमने केवल रीडिंग किया, अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बताओ जरा क्या होगा। आप लोग भी अपना दिमाग लगाओ और मैं भी कोशिश करता हूं। देखो हमको मैच करना है, बताओ जरा दोस्तों, ए वाला पॉइंट जो है वो किससे मैच होगा, ए टू डी होगा या ए टू ई होगा या फिर ए टू एफ होगा या फिर बी टू डी ई एफ होगा, इनमें से कोई होगा, या फिर सी टू डी ई एफ, किस में से होगा। ठीक है, कोशिश करो। फर्स्ट वाला देखते हैं, हम लोग ए का मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था, एंडिंग देखा करो, है ना, इसका एंडिंग देखा करो फर्स्ट वाले कॉलम का, और इसका स्टार्टिंग देखा करो। देखो क्या लिखा है, इट इज टाइम फॉर न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू यूज द पोज। ठीक है, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, अब ये समय है नई दिल्ली और इस्लामाबाद के लिए कि वो क्या यूज करे, टू यूज द पोज, इस पोज को यूज करे, क्यों, कुछ काम करने के लिए, टू डैश डैश डैश, इस तरीके से, है ना, टू इम्प्लीमेंट या टू इस तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि टू और उसके बाद कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ है, बताओ जरा। टाइम फॉर न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू यूज द पोज
अरेस्टेड बाय पीओके, ये तो नहीं होगा कि पोज को इस्तेमाल करें जो कि अरेस्ट किया गया। अब ये पोज और अरेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ए और डी तो नहीं होगा। ठीक है, ए और डी तो आपका नहीं होने वाला है। ए और ई होगा क्या, देखो जरा क्या लिखा है कि न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू यूज द पोज द रिजोल्यूशन। देखो यहां हमको या तो टू लग सकता है, ठीक है, अब यह द रिजोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है, न्यू इस्लामाबाद टू यूज द पोज द रिजोल्यूशन शुड बी कंप्लीटेड, नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, तो ए और ई भी नहीं होगा। देखो जरा ए डी का कहीं पर ऑप्शन है क्या, चलिए ए डी का ऑप्शन नहीं है, ए ई का ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन की हेल्प हम लिख सकते हैं, अगर हमको थोड़ा जल्दी करना है ना, तो ये इतना लंबा लॉन्ग टर्म नहीं करना है, सीधा सीधा ऑप्शन देखो और शुरू हो जाओ। भाई ए से किसका ऑप्शन है, ए एफ का है, चलिए देखते हैं ए एफ होगा क्या। क्या लिखा है, फॉर न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू यूज द पोज अफोर्डेड बाय द रिलीफ ओवर द रिलीज, कि पोज जो है जो कि अफोर्ड किया गया, ठीक है, पोज जो है वो अफोर्ड किया गया, अब किसके द्वारा, अब पोज को कैसे अफोर्ड करेंगे, अफोर्ड करने का मतलब उसको अपने कब्जे में करना, उसको प्राप्त करने की क्षमता होना, है ना, एबिलिटी होना। तो यहां पर अफोर्ड और पोज का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए एफ नहीं है, तो सेकंड वाला कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला पॉइंट कैंसिल। अब देखते हैं बी और ई होगा कि नहीं। बी वाला देखो आप, वीडियोज ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन बीइंग, और ई क्या लिखा है, बीइंग द रिजोल्यूशंस शुड बी कंप्लीटेड। ये यहां कुछ लग रहा है क्या इनका रिलेशन, की वीडियो जो है किसका, विंग कमांडर अभिनंदन का, बीइंग द रिजोल्यूशन, बीइंग द रिजोल्यूशन थोड़ी होगा। देखो बीइंग, यहां पर बीइंग लगा है, ठीक है, अब बीइंग लगा है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बीइंग गॉन, बीइंग डन, बीइंग कंप्लीटेड, है ना, इस तरीके से। तो बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यहां पर ई में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाला भी हमने कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं सी और ई होगा क्या, चलो देख लेते हैं। सी क्या लिखा है हमारा, कि स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड रफ सीज आर लाइकली अलोंग। क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंग्स, की एक मजबूत, क्या विंग्स, विंग्स मतलब मजबूत जो उसके फेदर, पंख जो है, और रफ सीज, यहां पर विंग उसके मजबूत है और समुद्र जो है वो रफ है। रफ है मतलब काफी उसके अंदर तूफान वगैरह आता है, काफी उसके अंदर उछाल है। आर लाइकली अलोंग, अब देखो अलोंग लिखा है और उसके बाद क्या ई होगा, अलोंग अफोर्डेड बाय द रिलीफ। अलोंग, देखो अलोंग अगर है तो अलोंग के साथ क्या होगा, कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है, अलोंग द कैनल, अलोंग द रूफ, अलोंग द टेरेस, इस तरीके से कुछ होना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपका नाउन ये नहीं है, ठीक है ना, ई में आपका कोई, अच्छा उसके बाद मीनिंग भी होना चाहिए। देखो तो ये स्ट्रॉन्ग विंग और रफ सी जो है, आर लाइकली अलोंग द रिजोल्यूशंस, रिजोल्यूशंस शुड बी कंप्लीटेड, कोई मीनिंग यहां पर नहीं बन रहा है। किस चीज का रिजोल्यूशंस, भाई देखो ये स्ट्रॉन्ग विंग्स है और रफ सी जो है, अब वो रिजोल्यूशन, देखो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कोई समझौता, ठीक है, कोई सॉल्यूशन, ठीक है, कोई समन्वय। अब यहां किस तरह के कोई समन्वय की कोई बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ कुछ और सेंस में सेंटेंस है हमारा, इसका मतलब ये आपका थर्ड वाला भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपका सेकंड नहीं हो रहा है, थर्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 जो है ये ऑप्शन भी आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है, फोर्थ वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, इसका मतलब आंसर आपके सामने है, ये हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने, शाबाश, बिल्कुल आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, काफी सारे बच्चों ने पहले ही गैस कर लिया होगा, लेकिन क्योंकि हमको डिटेल क्लास चल रही है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो डिटेल आपको समझाना मुझे मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो बी डी आंसर है। देखो जरा, वीडियोज ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन बीइंग, क्या बोला जा रहा है, डी वाला, being arrested by Pakistan soldier has triggered the anger in India। और ये घटना किसको नहीं पता, हम सबको पता है, ठीक है। जब एस्केलेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उरी अटैक के बाद जो रिटेलिएट किया था, हम लोगों ने बदला लिया था, और उस एक्शन के दौरान जो है हमारा
एक फाइटर प्लेन जो है उसमें, जो कि विंग कमांडर अभिनंदन उसको उड़ा रहे थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी प्लेन जो हमारे सीमा में आ गया था उसको भगाने के लिए उसको बिल्कुल वहां तक, उनकी सीमा तक उसको खदेड़ा, और उस दौरान जो है वो घायल होकर वहां पर उनके एरिया में वो गिरे थे। और तब क्या हुआ था कि जब न्यूज में ये सब चीजें आ रही थी, ठीक है, तो विंग कमांडर अभिनंदन का जो वीडियो जो चल रहा था, और उसके कारण जो कि उसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने उनको अरेस्ट किया, तो ये इसके कारण हमारे यहाँ पूरे देश में हमारे यहाँ एकदम गुस्से की लहर हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और बिल्कुल तुरंत छोड़ने की हमने मांग की थी। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है, बी और डी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आंसर आपके सामने है बी डी। लेकिन देखो जिस तरीके से हमने समझा, ठीक है ना, 2-3 मोटी मोटी चीजें आपको याद रखना है। क्या कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में, एंडिंग में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, फिर हमको जो है ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ऑप्शंस क्या है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमारी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को तलाश करते जाओ, ठीक है, जो रॉन्ग है एक एक करके उसको कैंसिल करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, तो ये 41 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो को फिर से देखें आप लोग बिल्कुल, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए